अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल वासिफ़ और हम हाज़िर हैं प्रोग्राम टीनेज एग्जेक्टिव स्किल्स के साथ, जिसमें हम बात करते हैं ऐसे ट्रेड्स और ऐसे करैक्टरिस्टिक्स की जो हमारे टीनेजर्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, आइदर एज अ स्ट्रेंथ और अ वीकनेस, और हम उनको किस तरह इन्हांस कर सकते हैं अगर वो एज अ वीकनेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमारे साथ मौजूद हैं मिस शुमाइला बतूल, जो एक एक्सपर्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट से क्या मुराद है, क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बताता चलता हूँ कि वक्त की इम्पॉर्टेंस हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, क्योंकि हमारा एक एक लम्हा, एक एक सांस जो है वो बड़ा ही एसेंशियल होता है, क्योंकि ग्रेजुअली जो है अगर हम उसको एक्यूमुलेटेड उसमें देखें तो वो हमारे करियर का और हमारी लाइफ का जो है एक प्रोग्नोसिस बताता है। ठीक है, आप वक्त को किस तरह यूटिलाइज़ कर रहे हैं, किस तरह प्रायोरिटी दे रहे हैं आप अपनी एक्टिविटीज़ को, तो वो डिफ़ाइन करता है आपकी लाइफ को, आपके रेट ऑफ सक्सेस को। हम इससे पूछेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय टाइम मैनेजमेंट, कि टाइम मैनेजमेंट से क्या मुराद है। लेकिन जैसे अभी आपने बात की कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट एक एलिमेंट हम सब की ज़िंदगी में है, कि टाइम जो हम गुजारते हैं और इसको कैसे गुजारते हैं ये डिपेंड करता है हमारी आइंदा, प्रोडिक्ट करता है हमारी आइंदा आने वाली लाइफ को। टीनेजर्स के हवाले से मैं बार बार एक बात ये कहती हूँ कि हम चूँकि टीनेजर्स को यहाँ पर एड्रेस करते हैं इस प्रोग्राम में, ख़ास करके टीनेजर्स की बात करते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में तो ये बहुत ही अहम है इस वक्त। उनका जो टीनेजर्स का टाइम है वो कैसे गुजारेंगे। सो बाय द डेफिनेशन अगर हम देखें, टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी एग्जेक्टिव स्किल है जो कि एबिलिटी का होना, ऐसी एबिलिटी का होना कि क्या टाइम का सही एस्टिमेट आपके पास है, यानी कितना टाइम आपके पास है और कैसे आप उसको स्पेंड करेंगे और कैसे आप अपनी यानी जो लिमिट्स हैं डेडलाइंस की उनको कैसे एस्टिमेट करते हो। यानी एक एस्टिमेशन ऑफ टाइम बेसिकली टाइम मैनेजमेंट है कि क्या आप एक्यूरेट एस्टिमेट कर लेते हो कि कितना टाइम मेरे पास है, कितना मैंने विद इन लिमिट्स इसको स्पेंड करना है और डेडलाइंस को मीट करना है। बिल्कुल, और इसकी इम्पॉर्टेंस इस तरह भी होती है कि जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ माइलस्टोन्स होते हैं कि वो कब कब क्या चीज़ अचीव कर रहा है, मसलन कब वो बोल रहा है, कब वो खड़ा होना सीख रहा है, कब वो चलना सीखता है। ठीक है, और अगर इसमें थोड़ा सा डिले आ जाए तो वो प्रिडिक्ट करता है कि इसके अंदर कोई डिसेबिलिटी होगी, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होगा, आइदर वो स्लो लर्नर हो सकता है, मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, या ऑटिस्टिक हो सकता है, या कोई और इस तरह की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आ सकती है। और इसी तरह अगर जो है हम आगे टीनेजर उसमें आए, बच्चा अगर अपना टाइम ज़ाया कर रहा है, वो ऐसी एक्टिविटीज़ जो ट्रिवियल हैं, इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, उसमें ज़्यादा यूटिलाइज़ कर रहा है, उसका बेनिफिट नहीं उठा रहा, टाइम में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, तो उसका प्रेडिक्शन ये होती है कि आगे जाके जो है उसकी लाइफ स्टैग्नेंट होना शुरू हो जाएगी, अपॉर्चुनिटीज़ वो मिस कर देगा। क्या ऐसे ही होता है? जी जी बिल्कुल। अब जैसे हम एग्जेक्टिव स्किल्स की बात करते हैं ना, तो इसका बेसिक आइडिया ये है कि ये कोई डेवलपमेंट से रिलेटेड स्किल्स हैं, यानी इनका ताल्लुक कोई हमारी डेवलपमेंट से है। तो आपने अगर गौर किया हो तो हम हर प्रोग्राम में ये भी बताते हैं कि ये बच्चे में डेवलप हर एग्जेक्टिव स्किल्स कब कब होती है, यानी एज अ चाइल्ड उसके अंदर वो स्किल कैसे एग्जिस्ट कर रही होती है, फिर जब थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर तब टीन्स में पहुंच जाता है। तो हम यानी चूँकि हम यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि इनका ताल्लुक आपके डेवलपमेंट से है। सो टाइम मैनेजमेंट भी एक ऐसी स्किल है जो कि एग्जिस्ट कर रही है हम सब की, यानी हार्ड वायरिंग हम सब की है। टाइम मैनेजमेंट हमारे फ्रंटल लोब में एग्जिस्ट कर रही है। अब इट्स अप टू द एनवायरनमेंट, अप टू द पर्सनस डिस्पोजिशन कि वो किस तरह से, क्या उसके अंदर टाइम मैनेजमेंट एज अ स्ट्रेंथ एग्जिस्ट कर रही है या एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन हम एजुकेट कर सकते हैं, हम ट्रेन कर सकते हैं, हम सिखा सकते हैं टाइम मैनेजमेंट बच्चों को। ये गुड न्यूज़ है जो कि हम इस फोरम से भी बताना चाहते हैं पेरेंट्स को, कि अगर उनका बच्चा टाइम वेस्ट करता है, अगर उनका बच्चा प्रॉपर स्टडीज़ को टाइम नहीं देता, अगर उनका बच्चा हर वक्त खेलने में लगा रहता है और वो अंडर एस्टिमेट या ओवर एस्टिमेट अपने टाइम को करता है,
अपनी एक्टिविटीज़ को और अपने टाइम को ज़रा सही एस्टिमेट नहीं कर पाता, तो कैसे आप उनके अंदर इस स्किल को बेहतर वे में इन्हांस कर सकते हैं। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, अभी आपने बात की ज़्यादा खेलता है, तो मैं समझता हूँ कि टाइम को आप उस तरीके से यूज़ करें जो कॉन्ग्रुएंट हो आपकी एबिलिटीज़ के साथ, क्योंकि अगर खेलना है तो बच्चा अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सकता है, आइदर वो हॉकी का अच्छा प्लेयर बन सकता है, क्रिकेट का अच्छा प्लेयर बन सकता है, तो वो उसकी एबिलिटीज़ एप्टीट्यूड के लिहाज से जो है कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए और बैलेंस होना चाहिए दोनों चीज़ों का। बिल्कुल, लेकिन वही ना टाइम मैनेजमेंट की बात है कि अगर पेरेंट्स बच्चों का टाइम मैनेज कर रहे हैं तो वो एक टाइम का एक बड़ा हिस्सा, आप देखें स्कूल भी जाएगा बच्चा, उसके ट्यूटर भी होंगे पढ़ाने के लिए, घर भी उसको आ रहे हैं, फिर उसने एकेडमी भी जाना है, तो यानी पेरेंट्स जो टाइम डिवाइड करते हैं बच्चों में तो उसका एक बड़ा हिस्सा पढ़ाई पर करते हैं। बिल्कुल। सो स्पोर्ट्स को मैं ये नहीं कह रही कि सभी पेरेंट्स, लेकिन मोस्टली पेरेंट्स जो है वो शायद इतना एडमायर नहीं करते, इतना अगर बच्चा स्पोर्ट्स में अगर शार्प है तो वो इसको सम टाइम वेस्ट करने वाली नाम से पुकारते हैं कि जी सारा दिन खेलता रहता है, ये अपना टाइम वेस्ट करता है, पढ़ना इसने, यानी कहीं ना कहीं पर ये माइंडसेट बना हुआ है कि पढ़ाई में टाइम जो है वो सही तरीके से यूटिलाइज हो रहा है, खेलों में टाइम वेस्ट हो रहा है। वो अक्सर पेरेंट्स की यही शिकायत होती है, पढ़ता एक भी मिनट नहीं है, सारा टाइम बाहर खेलता रहते और तुमने खेलते रहना और तुमने पढ़ना नहीं और तुम कुछ, यानी यहाँ पर बताने का मकसद हमारा ये है कि दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, कि जितना खेल उनके लिए इम्पॉर्टेंट है पढ़ाई भी उतनी इम्पॉर्टेंट है। हम किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे, खेलना भी बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, चूँकि उनका सोशलाइज करने का भी एक तरीका ये है, फिजिकल उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत इम्प्रूव होती है, एंड पढ़ना तो इम्पॉर्टेंट है ही। सो पेरेंट्स भी जब टाइम डिवाइड करें, बिकॉज जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं वासे साहब, तो एक टाइम ऐसा होता है जो प्री स्कूल टाइम होता है कि जहाँ पर बच्चों का सारा टाइम मैनेजमेंट का जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स पर आती है। पेरेंट्स डिसाइड करते हैं ये कब उठेगा, ये कब सोएगा, कब इसने दोपहर में सोना है, कब इसने खाना खाना है, ऑल्दो के भूख पे भी, लेकिन सम टाइम पेरेंट्स ने डिसाइड भी किया होता है कि अच्छा अब इसके खाने का टाइम है, अब इसके सोने का टाइम है, अब इसके नहाने का टाइम है, तो पेरेंट्स ही टाइम मैनेजमेंट कर रहे होंगे ऑन द बिहाफ ऑफ किड। अच्छा, अब जैसे थोड़ा सा डेवलपमेंट आगे बढ़ता है तो बच्चे जैसे अगर स्कूल में आ जाते हैं तो उनको टाइम मैनेज करना खुद होता है कि उनकी स्टडीज़ भी हैं, स्कूल वर्क है, उन्होंने फिर थोड़ा सा एक्सपोजर भी उनका बढ़ता है, वो खेल कूद में भी आना शुरू हो जाते हैं, तो तब वो टाइम है क्रिटिकल जहाँ पर पेरेंट्स उनको सिखा सकते हैं कि सही टाइम मैनेजमेंट है क्या है। क्योंकि एज के लिहाज से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए आपको टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वो फुलफ़िल नहीं करेंगे तो आप किसी अपने एरिया में लाइफ के एस्पेक्ट में लैक करना शुरू हो जाएंगे। हाँ। दूसरी बात ये कि जब हम ये जो मैं बात कर रही हूँ कि ये टाइम है, वो एज होती है यानी स्कूल जब बच्चा जाना शुरू कर देता है तो टाइम मैनेजमेंट डेवलप भी हो रही होती है हमारे ब्रेन के अंदर, और वो टाइम है जहाँ पर बच्चों को सिखाया जा सकता है कि वो अपने टाइम को कैसे बेहतर वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। अब सिर्फ कहने से टाइम नहीं बच्चा टाइम मैनेजमेंट सीखता, लेकिन जैसे अगर पेरेंट्स ये कहते रहें कि तुम अपना टाइम ज़ाया करते हो, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम ये नहीं करते, तुम हर वक्त खेलते रहते हो, टाइम की कदर करो, तो सारे पेरेंट्स को एंड इवन टीचर्स को भी ये एक जो बुक्स बाय द बुक्स बात है वो ये है कि बच्चों को हम इस वे में इम्पॉर्टेंस नहीं रियलाइज़ करवा सकते। हम उनको सिखा ज़रूर सकते हैं कि टाइम की इम्पॉर्टेंस है क्या, हम उनको रियलाइज़ इस वे में नहीं करवा सकते कि जैसे हम एक एडल्ट से एक्सपेक्ट करते हैं कि जी टाइम वेस्ट हो रहा है, तुम अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो, अपने करियर कॉन्शियस हो जो, तो हो सकता है कि उनका जो रीजनिंग वाला ब्रेन का एरिया है वो यूटिलाइज़ करें, वो अंडरस्टैंड करें कि येस इट्स इम्पॉर्टेंट, मैं वाकई में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, एनालाइज करें, तो वो अपनी बिहेवियर्स को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अब एक बच्चे से ये एक्सपेक्ट करना कि वो बहुत समझे, बहुत कीनली समझे, बात को सीरियसली ले, वो ज़रा डिफ़िकल्ट है। इसकी हम पहले भी बहुत दफ़ा रीज़न्स बता चुके हैं, फिर थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसकी वजह यह है कि जिन कैपेबिलिटीज़ और जिन इक्विपमेंट से बच्चे ने ये रीज़न आउट करना है कि क्यों मेरे लिए टाइम इम्पॉर्टेंट है, वो अभी उनके ब्रेन में डेवलप ही नहीं हुई है। तो उनके ब्रेन में सिर्फ इमोशनल ब्रेन फुली डेवलप है और लर्निंग का
सो वहाँ से ही फिर वो जो है वो अपनी इस बारे में भी सोचते हैं कि जी टाइम मैनेजमेंट, तो वो कहते हैं अभी खेल ठीक है, तो वो इमोशनल ब्रेन से ही सारे डिसीजन ले रहे होते हैं। सो द पॉइंट इज़ कि बच्चों को ये सिखाना कि टाइम मैनेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है, ये फिर पेरेंट्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, सिर्फ कह कर नहीं, बिकॉज कहने से सिर्फ आप अपने आप को फ्रस्ट्रेट कर रहे होते हैं या बच्चे को अनॉय कर रहे होते हैं। कैसे हम बच्चों को टाइम मैनेजमेंट उनकी इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उनको सही एस्टिमेशन सिखा सकते हैं कि कितना टाइम उनके पास है और कैसे वो एलोकेट कर सकते हैं अपने टाइम को, ये हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट, जैसे मैं डेवलपमेंट की बात कर रही थी, तो जैसे ही ज़रा स्कूल में जाना शुरू कर देता है बच्चा, तो उसकी एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हो जाती हैं। अब स्कूल का काम भी मिलता है, उसने खेलना भी है, उसका और एक्सपोजर बढ़ता जाता है, तो अब उसके पास टाइम का बड़ा एक क्रूशल सी चीज़ आ जाती है कि अच्छा इसको कैसे, अच्छा दिल चाह रहा है खेलने को इमोशनल ब्रेन की वजह से, और पढ़ना भी है, अगर किसी को बोरिंग लगता है, कईयों को पढ़ना इंटरेस्टिंग भी लगता है, कॉग्निटिव डिसोनेंस आ जाता है कि आइदर मैं ये चीज़ करूं, खेलूं कूदूं, या जो मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं वो करूं, और वो उनको अनअपीलिंग लग रहा होता है क्योंकि वो इंटरेस्ट नहीं होता, वो स्टिमुलेशन नहीं होती, क्योंकि बच्चा अगर उसको डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो स्टिमुलेशन मांग रहा होता है, तो उस टाइम उनको खेल कूद, बाहर जाना, नए एक्सपीरियंसेस वो करना, तो वो उनको ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा होता है, जिसका रीज़न हमने एक जेन्युइन रीज़न और टेक्निकल उसको कहने रीज़न ये भी दिया है कि ब्रेन ही कैपेबल नहीं है उस रीजनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए जो हम बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि ये समझता क्यों नहीं है कि टाइम कितना इम्पॉर्टेंट है इनकी ज़िंदगी में। सो अच्छा, वहाँ पर टाइम गड़बड़ होना शुरू हो गया। अच्छा, फिर ज़रा कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई है, तो वहाँ पर तो इतना एक्सपोजर है आपका सोशल मीडिया का, स्पोर्ट्स का, फ्रेंड्स का टाइम बहुत ज़्यादा, तो और फिर उनको अपने जो है वो स्टडीज़ के प्रोजेक्ट्स के लिए भी टाइम चाहिए। तो आप देखें कि या तो टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली हो नहीं रही होती, और स्लीप डेप्रीवेशन साथ गिफ्ट में मिल रही होती है, कि अगर कोई सही एस्टिमेशन अपने टाइम का नहीं लगाता और अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज नहीं करता है, तो वो स्लीप डेप्रीवेशन का शिकार हो जाता है, यानी उसको नींद के प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं। अब ये कैसे, इसका कनेक्शन थोड़ा समझते हैं। देखिए, एक बच्चे ने अगर अपना स्टडी का प्रोजेक्ट भी पूरा करना है, अपनी फ्रेंड्स के साथ सोशलाइज भी करना है, फ्रेंड्स को भी टाइम देना है, उसने अपना टाइम भी, अपनी फैमिली को टाइम भी देना है, और स्पोर्ट्स को भी, तो हैं तो सिर्फ 24 घंटे ना, और उसमें उसने सोना भी है। सो जहाँ पर इंटरेस्ट होता है तो वो ज़रा टाइम ज़्यादा ले जाता है। वही जो मैं कह रही थी कि अंडर एस्टिमेट या ओवर एस्टिमेट करना, अगर फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना किसी बच्चे की फेवरेट एक्टिविटी है तो वो ज़रा ज़्यादा टाइम ले जाएगा, तो उसको जो है वो अंडर एस्टिमेट कर देंगे। अच्छा, जो कोई टास्क उनका जैसे स्टडीज़ का इतना अपीलिंग नहीं होता लेकिन दे हैव टू डू, तो वहाँ पर वो अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं टाइम को कि अच्छा अभी इतना टाइम है। सो यहाँ पर फिर जैसे एक्सपोजर और ज़्यादा बढ़ता है, प्रॉब्लम ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं, और इस तरह से फिर पेंडिंग वर्क्स के तौर पर रात को काम किया जाता है। फिर रात को जब काम किया जाता है, जैसे स्टडीज़ हैं, कंबाइंड स्टडीज़ का भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, सो वैसे वैसे जो है वो नींद से दूरी होती जाती है, नींद को कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं। हमने बहुत शुरू में एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने इम्पॉर्टेंस बताई थी कि किसी टीन की ज़िंदगी में उसकी बायोलॉजिकल डिमांड है कि उसको नींद ज़्यादा है, बिकॉज उसका कोई केमिकल इंक्रीज़ होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारी नींद के लिए। सो इसकी नीड ज़रा ज़्यादा है नींद की, लेकिन अपनी एक्टिविटीज़ से वो अपनी नींद को ही कंप्रोमाइज़ कर रहा होता है, जिसका इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सम टाइम इफ़ेक्ट जो है वो मूड पे आ रहा होता है। अगर एक बच्चा अपनी नींद पूरी नहीं करता तो वही केमिकल इम्बैलेंस जो है वो उसके मूड के लिए भी रिस्पॉन्सिबल समहाउ हो जाते हैं। सो इसीलिए इसी तरह से फिर उनको मूड इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर भी अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं करता कोई प्रॉपरली बच्चा, तो उसकी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उनके मूड इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, जैसे एंजाइटी है, जैसे डिप्रेशन है, जैसे कोई और इमोशनल प्रॉब्लम जैसे एंगर या फ्रस्ट्रेशन या इरिटेबिलिटी है। सो इस सारे प्रॉब्लम में, इस सारे प्रोसेस में फिर अल्टीमेटली ऑप्शन एक बात जाती है कि अच्छा हम ये करते ही नहीं हैं। सो आप देखेंगे एक छोटा सा प्रॉब्लम एट द एंड जाकर अवॉइडेंस के बिहेवियर को हमारी ज़िंदगी में ले आता है। ये वाली चीज़ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ को भी जो है वो
फिर चांस देती है। आइदर वो फिर जब देखते हैं कि स्ट्रेस हो रहा है, टाइम लिमिट कम है, तो वो ऐसी स्टिमुलेंट ड्रग्स का यूज़ करते हैं। शुरुआत में वो निकोटीन ले लेंगे, एनर्जी ड्रिंक्स लेंगे, या अगर थोड़ा आगे चले जाएं तो वो कोकेन या क्रिस्टल मैथ वो यूज़ करना शुरू कर देंगे ताकि स्टिमुलेट होकर हम जल्दी वो कर दें, ठीक है। या फिर जो है वो दूसरे एंटी सोशल बिहेवियर्स की तरफ रिजॉर्ट करते हैं, जैसे वो कहेंगे यार किसी से करवा लेते हैं, या हम असाइनमेंट बनवा लेते हैं पैसे देके, या वो चीटिंग करना शुरू कर देते हैं। और उनके अंदर फिर लाइंग की हैबिट जो है ना, लाइंग की वो चीज़ आती है, टीचर से झूठ बोलना, बहाने करना और अपने पेरेंट्स के साथ झूठ बोलना। तो वो एंटी सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर आना शुरू हो जाते हैं और फिर वो डेवलप होना शुरू हो जाती है उनकी एक कंडक्ट डिसऑर्डर वाली कैफियत या एंटी सोशल पर्सनैलिटी वाली, क्योंकि उनको रीइंफोर्स हो रहा होता है। जब वो देखते हैं कि ड्रग्स से हमारा वो फ़ायदा मिल रहा है शॉर्ट टर्म, क्योंकि लॉन्ग टर्म तो वो नहीं सोच रहे होते, तो वो उस चीज़ को फोर्स ही नहीं करते या झूठ बोल रहे होते हैं, तो आगे जाके जो है उनके लिए वो प्रॉब्लम्स का बायस बनती है। फॉर एग्जाम्पल एडिक्शन में वो मुब्तला हो सकते हैं, या फिर वो जो है लड़ाई दंगा, ठीक है, डेलिक्वेंसी, ट्रुएंसी, वो किसी भी तरह से उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालना है। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको रिलेट किया कि एक प्रॉब्लम फिर इस तरह की प्रॉब्लम को शुरू कर देती है, तो अच्छा फिर पेरेंट्स को फिर ये अंदाज़ा नहीं हो पाता कि ये क्यों, क्योंकि ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आम अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में होता जा रहा है एज अ क्विक फिक्स मतलब इस टाइम प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन निकालना है वो उसके तौर पर जो है वो निकाल लेते हैं। जैसे आपने कहा कि दूसरों की हेल्प लेना, चीटिंग करना, या अपने आप को ऐसी ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में रखना जो कि आपकी शॉर्ट टर्म टाइम पर जो है वो आपको फ़ायदा दे। सो ऐसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से अगर वो जो बचने के लिए ही इनफैक्ट हम ये प्रोग्राम करते हैं कि आप प्रिवेंट कर सकें बड़े डिसऑर्डर्स को, मैक्रो प्रॉब्लम्स को, जिनमें सरे फहरिस्त ड्रग एडिक्शन है, जिनमें मूड डिसऑर्डर हैं। देखिए बहुत दफ़ा हम अपने प्रोग्राम में ये कह चुके हैं कि बच्चों की नींद के साथ कभी कंप्रोमाइज़ ना करें और छोटे बच्चों को ही एक डिसिप्लिन लाइफ दें कि नींद के औकात को कंप्रोमाइज़ करने की तरफ उनको बिल्कुल भी इतना ज़्यादा इनकरेज ना करें। और अच्छा उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स खुद, चूँकि जब मैं इस प्रोजेक्ट को वासिफ साहब पढ़ रही थी तो एक दरमियान में एक चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग पढ़ने को मिली कि जब ये कहा जाता है कि बच्चों का ये जो डेवलपमेंटल एरिया है ये अंडर डेवलपमेंट है, तो फिर एक क्वेश्चन आता है कि किन से फिर वो, यानी वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले किस बिहाफ पर करते हैं, बिकॉज दे हैव टू, फैसले तो उन्होंने करने हैं। रिस्पॉन्सिबल एरिया भी अंडर डेवलपमेंट है, यानी दिमाग का रिस्पॉन्सिबल एरिया जो फैसले करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है या प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो अंडर डेवलपमेंट है। लेकिन उनकी ज़िंदगी में फ़ैसले रुकेंगे तो नहीं ना, फैसले तो उन्होंने करने हैं। सो वो फिर कैसे करते हैं, तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखा हुआ था कि वो अपने पेरेंट्स से उनकी एग्जेक्टिव स्किल्स लेंड करते हैं, वो उनसे बोरो करते हैं, वो उनकी एग्जेक्टिव स्किल्स जो है वो इस्तेमाल। बिल्कुल, उसको साइकोलॉजी में कहा जाता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या मॉडलिंग, क्योंकि एल्बर्ट बेंडूरो का एक कॉन्सेप्ट था कि उन्होंने जो है वो वीडियोस दिखाई थी, क्योंकि हम वो चीज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से लर्न करते हैं जिसकी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन हो रही हो। बुक्स में से हम इतना वो कॉन्सेप्ट हम नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान विजुअली ज़्यादा चीज़ें जो है एक्सेप्ट करता है और इनपुट हमारा ज़्यादा जाता है। हाँ, क्योंकि लर्निंग का ब्रेन एरिया ना, टेक्निकल अगर हम थोड़ी सी बात करें कि लर्निंग का ब्रेन एरिया सबसे पहले डेवलप हो जाता है एट द एज ऑफ 6। सो वो फुली डेवलप हो जाता है, तो वही एक बड़ा सोर्स होता है बच्चे के लिए सीखने का। तो वो बेशक ऑब्जर्वेशन से सीखे अपने पेरेंट्स को कि वो कैसे, क्या वो सही टाइम मैनेज करते हैं। तो जब हम मैनेजमेंट की बात करेंगे और स्किल्स की आगे चल के टेक्निक्स की बात करेंगे, तो उसमें ये भी हम डिस्कस करेंगे कि पेरेंट्स कैसे मॉडल बन सकते हैं अपने बच्चों के लिए कि वो टाइम मैनेजमेंट। सो कहने से मुराद ये है कि बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए पेरेंट्स को भी थोड़ा सा अपनी रूटीन को मेंटेन करना होगा। हमारे कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो अपनी लाइफ को ही चेंज करें, लेकिन अपनी लाइफ को इस तरीके से ज़रूर डिज़ाइन करें, डिज़ाइन ज़रूर करें, बाय डिफ़ॉल्ट लाइफ ना गुजारें, कि डिज़ाइन करें कि कहाँ पर मुझे अपनी चीज़ों को किस तरह एलोकेशन करनी है अपनी रिसोर्सेज की और जो आउटकम्स हो सकती हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर हम आके डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो है पेरेंट्स को डिज़ाइन करना चाहिए लाइफ को, अपनी रिसोर्सेज को, और जो बच्चों के गोल्स हैं और उनके जो गोल्स हैं वो किस तरीके से इस तरह डेवलप कर सकते हैं जो म्यूचुअली बेनिफिशियल हों, बच्चों को भी जो है उसका फ़ायदा मिले और पेरेंट्स को भी। ठीक है, अभी हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हम फिर हाजिर होते हैं।
Lahore, Karachi, Islamabad, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. सरदर्द 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 दर्द जब सर चढ़ के बोले तो 2 गोली डिस्प्रिन पानी में घोले, जो सिर्फ 60 सेकंड्स में हल होकर सर दर्द दूर भगाए। क्योंकि इन सैंडल्स के साथ तो रेड ही अच्छा लगेगा ना। तो फिर रेड डिस्प्रिन सर दर्द का फौरी हल। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच दूर है। चाहता तो हूँ, पर कैसे बचाऊं? कॉल से पैसे बचाऊं तो एसएमएस का खर्चा, एसएमएस से बचाऊं तो मोबाइल इंटरनेट का खर्चा, कार्ड लोड करने पे टैक्स का खर्चा, हर कॉल के अलग चार्जेस और इजाफी टैक्स का खर्चा। कैसे बचाऊं? यूफोन सुपर कार्ड से। अरे यूफोन सुपर कार्ड लोड करवाओ और बचत के साथ साथ सुकून भी पाओ। ना कोई रेट का हिसाब किताब, ना इजाफी टैक्स और ना ही किसी किस्म के कॉल चार्जेस। तो फिर यूफोन सिम लाओ और पैसे बचाओ। अब लड़की को बचाता हूँ। कहाँ गई? थैंक यू। पैसे बचा रहे हो, बीवी को नहीं। बीवी को बचाए तो पैसे नहीं बचेंगे। सॉरी, आपका नाम लाए। लॉन्ग ड्राइव चल चल चल। बहू, बर्तन हाथ के हाथ धोते जाना। फिर चले लॉन्ग ड्राइव। जल्दी चलो, देर हो रही है। महीने में बस एक बार पाकिस्तान का नंबर 1 लेमन मैक्स लॉन्ग बार। अभी घर पहुंचा ही था क्या? इलायची की महक, यकीनन माँ ने चाय बनाई होगी, वरना बेगम और इलायची वाली हाथ चाय। यहाँ घूट लिया, वहाँ माँ का हाथ चूम लिया, और जब नया तरंग इलायची देखा तब जाना कि असल कमाल तो बेगम के हाथ में था। गलती से मिस्टेक हो गई, वरना सर्दियों में छत पर सोने का शौक नहीं है मुझे। नया तरंग इलायची दे हर प्याली को शुरू से आखिर तक असल इलायची का महकता मजा। तरंग, चाय का सही जोड़। लाहौर, Karachi, Islamabad, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. जियोलॉजी में हम फिर डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम फिर से हाज़िर हैं प्रोग्राम टीनेज एग्जेक्टिव स्किल्स में। हम बात कर रहे थे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर और हम मिस शमाला जो हमारी एक्सपर्ट गेस्ट हैं वो डिस्कस कर रही थी कि पेरेंट्स अपनी लाइफ किस तरह डिज़ाइन करें, किस तरह अपने टाइम को मैनेज करें जिसका अफेक्ट जो है और बेनिफिट जो है उनके ऑफस्प्रिंग और जो उनके नौजवान बच्चे हैं उनके अंदर वो देख सकें। अच्छा, अभी ब्रेक में हमने छोटा सा सर्वे किया जितने भी हमारे यहाँ पर यानी स्टाफ मेंबर्स हैं, उनसे हमने पूछा कि उनका टाइम मैनेजमेंट पुअर है या ठीक है। तो मोस्टली का ये आंसर था कि उनको ज़रा डिफ़िकल्टीज़ हैं टाइम को मैनेज करने में। और टाइम मैनेजमेंट मतलब सच ऐसी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है जो कि कोई यानी इट्स लर्निंग ना, कि अगर एक हमारे जो स्टाफ हैं उन्होंने बताया कि वो बाकायदा अलार्म लगाते हैं और अलार्म जब बचता है तो उसको स्टैंडर्ड पे करके
फिर जो 10-15 मिनट के लिए वो फिर सो जाते हैं और फिर उठते हैं और जब ड्यूटी पर लेट आते हैं, हालांकि कॉन्सिक्वेंसेस अटैच्ड हुए हुए हैं कि अगर कोई लेट आता है तो ही और शी हैज़ टू फेस सम कॉन्सिक्वेंसेस, लेकिन फिर भी उनकी ये कॉन्सिक्वेंसेस अटैच होने के बावजूद भी ये स्किल जो है वो इम्प्रूव नहीं हो रही। इसी तरह से बाकी जो 2 लोग हैं उन्होंने ये बताया कि पता है कि हमने टाइम पर जाना है लेकिन फिर भी हम डिले करते रहते हैं कि अच्छा नहीं, और सम टाइम इंटरेस्ट के इश्यूज भी आते हैं। वासे साहब ने भी बताया हमें कि जो है वो जिन मोटिवेशन की बात हो रही थी दरअसल के इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, और साइकोलॉजी में हम इसे अगर बिहेवियरल पर्सपेक्टिव से बताएं तो प्री कंडीशनिंग की बात हो, चाहे वो क्लासिकल हो या ऑपरेंट हो, अक्सर लोग जो हैं वो अपनी जॉब को इतना अच्छा नहीं समझ रहे होते, उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होती क्योंकि वहाँ वो टाइम पे भी चले जाएं तो उसको उनका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा होता, और लेट जाएं उसका भी इतना कुछ नहीं मिल रहा होता, तो डिससेटिस्फेक्शन होना शुरू हो जाती है। एक ही होता है, और उनको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही होती, अप्रेजल अच्छा नहीं हो रहा होता, तो वो फिर थोड़ा लैक्स लेना शुरू कर देते हैं। अगर यही चीज़ इम्प्रूव हो जाए, उनको फ़ौरन जो है उसका अप्रेजल एक्नॉलेजमेंट मिले तो बंदे की मोटिवेशन बढ़ जाती है, थोड़ी सी अप्रिसिएशन हो, थोड़ा सा। अच्छा, इसमें ना बिल्कुल आप बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर आप देखें, चाहे मोटिवेशन किसी के साथ कोई वैल्यू अटैच की भी हो, एक्नॉलेज भी किया जा रहा हो कि अगर जो टाइम पर लोग आते हैं उनको अगर रिवॉर्ड भी किया जा रहा है, फिर भी लोगों के साथ इशू ठीक नहीं होते। मैं आपको ये बताऊं कि बहुत दफ़ा मैंने ये ऑब्जर्वेशन है मेरी कि जब आप ऐसे लोगों को एक्नॉलेज करें भी और उनको डिस्टिंक्शन जिसको कहते हैं कि वो करें कि जी अच्छा ये लोग टाइम पर आ रहे हैं तो उनका ये रिवॉर्ड है, और नहीं तो जो लोग टाइम पर नहीं आ रहे होते उनके लिए मोटिवेशन वो नहीं होती। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई हैबिट का प्रॉब्लम है, यानी हैबिट का प्रॉब्लम है। अब मैं यहाँ पर एज्यूम कर रही हूँ, हम सब जब स्कूल टाइम होता है तो स्कूल में अगर टाइम आधा घंटा लेट सपोज रहता है, या कॉलेज में इवन यूनिवर्सिटी तक, सो हम टाइम देखते हैं, हम कहते हैं जी अभी आधा घंटा 1 घंटा पड़ा हुआ है, तो 10 मिनट तो मैं लेट ही सकता हूँ। अब वो जो 10 मिनट होते हैं ना, वो 10 मिनट नहीं होते, उस वक्त फिर वो 11th आवर पे जो है वो आँख खुलती कि अच्छा अब तो 5 मिनट पड़े हुए हैं जाने में। सो ये मेरे ख्याल में कोई हैबिट हम सब की, या हम इम्पॉर्टेंट नहीं इतना समझते कि हमें इस चीज़ पर भी देखें। अगर एज अ प्रोफेशनल मैं बहुत अच्छा काम लेट सपोज करती हूँ, सो अगर मेरे अंदर ये कोई प्रॉब्लम है कि मैं टाइम पर नहीं आती, बाय द वे मैं टाइम पर ही आती हूँ, टाइम पर नहीं आती, सो उसमें ये डिफ़िकल्टी आ जाती है कि शायद मैं इम्पॉर्टेंस नहीं दे रही इस बात को, या मैं हैबिचुअल हूँ इसकी। जितने भी लोगों से भी 3-4 लोगों से हमने बात की है, सो ऐसा नहीं है कि उनके पास कैपेसिटी नहीं है, ऐसा नहीं कि हो सकता है उन्होंने इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस ही ना दी हो कि अच्छा चलें काम चल ही रहा है ना, इट्स ओके विद इट। हालांकि जो हम बता रहे हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने टाइम को अगर सही एस्टिमेट करते हैं तो बहुत शानदार यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और उसको यूटिलाइज़ करके आप अपने यानी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जो बात हम करते हैं कि ये कितनी खूबसूरत स्किल हो जाए कि मेरे कंट्रोल में हो कि मैंने अपने जो है वो टाइम को कैसे डिवाइड करना है, ना कि मुझे। और फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसे हम बेनिफिट्स आगे डिस्कस करेंगे इसके, वो ये होता है कि हमारे वर्क की क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है। बिल्कुल। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि किसी भी काम करने के लिए जो है ना, सबसे पहले मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका पर्पस होना चाहिए, ठीक है, विजन होना चाहिए कि हमने ये अचीव करना है। दूसरा, उसके साथ कोई रिवॉर्ड अटैच होना चाहिए, उसका रिवॉर्ड अगर मिलेगा तो हम जो हैं और मोटिवेट होंगे, ठीक है। ये 2 चीज़ें हो गई। और थर्ड आती है कि बंदे के अंदर वो एबिलिटी या कैपेबिलिटी प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर उसके अंदर उस चीज़ का एप्टीट्यूड नहीं है और आप उसके ऊपर वो चीज़ जो हो इम्पोज कर रहे हो, तो वो बंदा डीमोटिवेट हो जाएगा और वो नहीं कर सकेगा। तो अगर इस उससे देखा जाए तो पेरेंट्स जो हैं टीनेजर्स को किस तरीके से वो ये स्किल्स उनके अंदर इंस्टिल कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं कि वो अपने टाइम को मैनेज कर सकें। प्रॉपर रिवॉर्ड सिस्टम एक होना चाहिए कि अगर बेटा आप ये काम करोगे तो ये चीज़ आपको मिलेगी। गोल सेट होना चाहिए ताकि मीनिंग मिल जाए उनको, एम एम्बिशन क्रिएट हो। वो किस तरीके से हम कर सकते हैं? पहले तो इम्पोर्टेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है ना, कि पहले तो मैं जब भी अभी हमने बात की अपने स्टाफ की, तो पहले तो हमें ये ज़रूरत है ना कि टाइम मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट कितनी है। शायद हम ये लैक कर रहे हैं कि हम टाइम मैनेजमेंट को इतना इम्पॉर्टेंट समझ नहीं रहे हैं। अच्छा, इसके जो बेनिफिट्स हैं, देखें, अगर कोई बच्चा, किसी बच्चे के अंदर या टीन के अंदर टाइम मैनेजमेंट एज अ स्ट्रेंथ एग्जिस्ट कर रही है,
तो वो एंजाइटी से बच जाता है। पहली बात उसकी वो जो काम से रिलेटेड एंजाइटी होती है वो, क्योंकि उसको 11th आवर पर नहीं करनी पड़ेगी, वो सही एस्टिमेट लगा लेगा कि कितना टाइम मेरे पास है, वो सही एलोकेट कर लेगा टाइम को, तो एंजाइटी से बच जाएगा। फिर इंडिपेंडेंट सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस भी क्रिएट होती है आप अगर टाइम मैनेजमेंट अपनी बेहतर करते हो। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट, आप फैमिली और फ्रेंड के साथ टाइम बहुत अच्छा स्पेंड कर सकते हो। आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो सकता है कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस को एंड अपनी ओवरऑल लाइफ का जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है कि जब आप टाइम मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड कर लें। देखें कितना इम्पॉर्टेंट है कि मैं टाइम पर अपने ऑफिस में आऊँ, बहुत इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन कितने लोग इसको इम्पॉर्टेंट समझते हैं? स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो, और अगर हम थोड़ी सी टेक्निकल बात करें तो ये हम एसोसिएट करते हैं कि कोई लेट्स सपोज अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ तो टाइम मैनेजमेंट अगर मैं सही टाइम पर नहीं जा रही तो मैं ये समझती हूँ कि इसका नुकसान ऑर्गेनाइजेशन को होगा और फ़ायदा मुझे होगा, बट इनफैक्ट नुकसान मुझे होगा। कैसे भला? जॉब से निकाले जा सकते हैं, हमारी सैलरी कट सकती है, हमारी रेपुटेशन जो है एक प्रोफेशनल जो हमारा एक वो बना है। सबसे इम्पॉर्टेंट रेपुटेशन आपकी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का असेसमेंट टाइम मैनेजमेंट से होता है कि एक बंदा अगर टाइम को सही मैनेज करता है सो उसका मतलब है कि वो अपनी ओवरऑल लाइफ को काफ़ी विजिलेंट होकर जी रहा है। यानी ऐसे नहीं है कि जैसे लाइफ आ रही है और उसको वैसे जीता, यानी वो फोकस होकर कॉन्शियस होकर अपनी लाइफ को गुजारता है। सो पहली बात तो ये कि हमें इम्पोर्टेंस को क्रिएट करना पड़ेगा। टाइम को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी नहीं जाती, आई डोंट नो वाई। यानी दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन हम सब की ज़िंदगी में। हम अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हम अपने टाइम को मैनेज करें। और इसीलिए ये हमारा शो है कि हम उसकी इम्पॉर्टेंस बता सकें कि पेरेंट्स जो हैं वो क्यों पंक्चुअलिटी और रूटीन को मैनेज करने के जो है ना एम्फसाइज करें, ताकि बच्चों को आगे जाके आइदर उनकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में डिफ़िकल्टी ना हो। पर्सनल एस्पेक्ट में ये हो सकता है कि आप बच्चों के जो फिर बच्चे होंगे वो किस तरीके से चीज़ें सीखेंगे, क्योंकि हैबिट्स तो एक तरह से चलती हुई आ रही हैं, ठीक है। जो स्पाउस है वो किस तरीके से लेगा कि जो है ना रात को लेट आना या लेट उठना। और प्रोफेशनल लाइफ में जिस तरह हमने डिस्कस किया कि रेपुटेशन ख़राब हो सकती है, सैलरी कट सकती है, बंदा फायर हो सकता है, और इंसान जो है जिस तरह हमने उससे पहले डिस्कस किया था कि काफ़ी डिसऑर्डर्स, मूड डिसऑर्डर्स हो गए, ठीक है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हो गए, उनमें डिफ़िकल्टी आ सकती है। अच्छा, जैसे बच्चों के हवाले से अगर सुबह टाइम पर जाना स्कूल, सुबह टाइम पर जाना ये सबसे बड़ी मुश्किल बच्चों की ज़िंदगी में एक आ रही होती है कि वो टाइम। अच्छा, जब कोई बच्चा टाइम पर नहीं जाता है तो फिर अगर उसकी अकाउंटेबिलिटी ली जाती है, ठीक है ना, तो डेफिनेटली उसको कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना होगा और उसके लिए फिर वो एक्सक्यूज़ेस बनाएगा। जो मैं आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात कर रही थी कि वो फिर जो मतलब कोई एक्स्ट्रा एनर्जी है उसकी जो वेस्ट हो रही है कि उसको एक्सक्यूज़ेस बनानी पड़ रही हैं कि अच्छा मैं इस वजह से लेट हो गया, अच्छा फादर नहीं थे। अभी जब हम बात भी कर रहे थे तो मेरे ज़हन में हमारी एक इंटर्नी थी, मैं इंटर्नशिप जब कर रही थी तो वहाँ पर हमें एक सिम्पोजियम को अटेंड करना था, कॉन्फ्रेंस को, तो वो संडे को थी, संडे मॉर्निंग को थी। तो वो हम बहुत सारे इंटर्नीज जो थे वो टाइम पर नहीं आए, वो ये उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो टाइम पर आएंगे। सो जब हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ने उसके इवेंट के बाद दोबारा बुलाया और अकाउंटेबिलिटी दी कि जो लोग टाइम पर नहीं है, तो एक हमारी इंटर्नी ने दरमियान से कहा कि सर रश बहुत था इसलिए मैं टाइम पर नहीं पहुंची। तो उन्होंने कहा कि संडे को कौन सा रश सड़कों पर होता है। तो ऐसी एंजाइटी से, ऐसी जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है जिसमें हम ऐसे एक्सक्यूजेस बना सकते हैं जो कि बेतुकी हो सकती हैं, तो उससे हम बच जाते हैं अगर हम टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर्ली। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि व्हाई डू सम टीनेजर्स लॉइटर अराउंड एंड वेस्ट देयर टाइम? वो क्यों इधर उधर के काम करते रहते हैं, मेन चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करते और अपना टाइम वेस्ट करते हैं? देखिए, इसकी एक सबसे बड़ी वजह जो हमने एक प्रोग्राम में भी डिस्कस की थी, प्रोक्रास्टिनेशन है। बहुत सारे टीनेजर्स या एडल्ट भी इवन हैबिचुअल होते हैं काम को डिले करने की, आदत पड़ जाती है ऐसी कि अच्छा अभी टाइम है, अच्छा अभी मैं कर लेता हूँ, अच्छा अभी मैं कर लेता हूँ, एंड वो बिल्कुल भी नहीं सीखते बिकॉज हमने मेटाकॉग्निशन की स्किल एज ए स्ट्रेंथ नहीं एग्जिस्ट कर रही होती कि
मुझे कॉन्सिक्वेंसेस क्या पे करने पड़ रहे हैं, यानी अगर मैं अपने टाइम को सही मैनेज नहीं कर रहा तो मुझे क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े हैं। अच्छा, मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरा जो है क्वालिटी ऑफ वर्क ख़राब हो रहा है, मेरा चेक लेट हो रहा है, यानी इन सब। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो मैं एक्सक्यूज़ेस रोज़ बनाता हूँ तो मेरा क्रेडिट कितना ख़राब हो रहा है, मतलब मेरी एक एज एन इंडिविजुअल मेरा कितना इंप्रेशन ख़राब ऑर्गेनाइजेशन पर जा रहा है या टीचर पर जा रहा है, जो जिस भी सेटिंग में हैं आप। ये एक अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि अगर टाइम मैनेजमेंट हम सीखते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें ही होगा। अगर मैं अपनी जॉब पर लेट आती हूँ तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को शायद नुकसान डेफिनेटली होता भी है, लेकिन ज़्यादा नुकसान मुझे खुद होगा, बिकॉज मैं अपने आप को एडजस्ट करने के लिए उससे ओके हो जाऊँगी, इट्स ओके विद इट कि मैं लेट आ रही हूँ और फिर मेरी एक्सक्यूज़ेस भी चल रही हैं और फिर मेरा समहाउ अगर चेक लेट नहीं भी होता है किसी ना किसी तरीके से मैं अपने आप मैं एक बैड हैबिट का शिकार हो जाऊँगी। ज़रूरत इस बात की है कि टाइम मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस को इंक्रीज़ करना, इंड्यूस करना इन टीनेजर्स, ये पेरेंट्स का बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम इस सवाल पे डिस्कशन करेंगे कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है एंड हाउ वी कैन इंस्टिल दीज क्वालिटीज़ इनटू अ टीनेजर। तो वो क्या टेक्निक्स होंगी। यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर हम हाजिर होते हैं आपके पास। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. सरदर्द 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 सरदर्द। दर्द जब सर चढ़ के बोले तो 2 गोली डिस्प्रिंट पानी में घोले, जो सिर्फ 60 सेकंड्स में हल होकर सर दर्द दूर भगाए। क्योंकि इन सैंडल्स के साथ तो रेड ही अच्छा लगेगा ना। तो फिर रेड। डिस्प्रिंट सर दर्द का फौरी हल। तमाम दवाएं बच्चों की कौन सी है? चाहता तो हूँ, पर कैसे बचाऊं? कॉल से पैसे बचाऊं तो एसएमएस का खर्चा, एसएमएस से बचाऊं तो मोबाइल इंटरनेट का खर्चा, कार्ड लोड करने पे टैक्स का खर्चा, हर कॉल के अलग चार्जेस और इजाफी टैक्स का खर्चा। कैसे बचाऊं? यूफोन सुपर कार्ड से। अरे यूफोन सुपर कार्ड लोड करवाओ और बचत के साथ साथ सुकून भी पाओ। ना कोई रेट का हिसाब किताब, ना इजाफी टैक्स और ना ही किसी किस्म के कॉल चार्जेस। तो फिर यूफोन से मिलाओ और पैसे बचाओ। अब लड़की को बचाता हूँ। कहाँ गई? थैंक यू। पैसे बचा रहे हो, बीवी को नहीं। बीवी को बचाए तो पैसे नहीं बचेंगे। सॉरी, आपका आपस का मामला है। लॉन्ग ड्राइव चल चल चल। बहू, बर्तन हाथ के हाथ धोते जाना। फिर चले लॉन्ग ड्राइव। जल्दी चलो, देर हो रही है। महीने में बस एक बार पाकिस्तान का नंबर 1 लेमन मैक्स लॉन्ग बार। अभी घर पहुंचा ही था क्या? इलायची की महक, यकीनन माँ ने चाय बनाई होगी, वरना बेगम। और इलायची वाली हाथ चाय, यहाँ घूट लिया, वहाँ माँ का हाथ चूम लिया। और जब नया तरंग इलायची देखा तब जाना कि असल कमाल तो बेगम के हाथ में था। गलती से इसलिए को गई, वरना सर्दियों में छत पर सोने का शौक नहीं है मुझे। नया तरंग इलायची दे,
हर प्याली को शुरू से आखिर तक, असल इलायची का महकता मजा। तरंग, चाय का सही जोड़। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. Lahore. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम हाज़िर हैं फिर से प्रोग्राम टीनेज एग्जेक्टिव स्किल्स के साथ। हम बात कर रहे थे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर और अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या वो ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे हम जो हैं वो जो हम अपने टीनेजर्स यानी नौजवानों को सिखा सकते हैं जिससे बेहतर तरीके से वो अपना टाइम मैनेज करें, रूटीन को डिसिप्लिन में लेके आएँ। तो मैं यही सवाल मिस से करना चाहूँगा कि ऐसी क्या टेक्निक्स हो सकती हैं जो पेरेंट्स को इनेबल करें कि वो बच्चों की जो है ना इस क्वालिटी को इन्हांस कर सकें। लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि जैसे हमने लर्निंग की बात की थी और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात की थी कि सबसे पहले लर्निंग के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली पेरेंट्स को एक अच्छा मॉडल अपने आप को प्रेजेंट करना होगा कि वो टाइम मैनेजमेंट उनकी बहुत बेहतर है। तो उससे बच्चे फिर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और मॉडलिंग के थ्रू वो सीख जाते हैं कि जी पेरेंट्स अच्छी टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं। वो टाइम पर देखिए बहुत सारे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना बच्चों को टाइम पर छोड़ना, स्कूल में छोड़ना, यानी पिक एंड ड्रॉप अगर उनकी ज़िम्मेदारी है तो वो उससे काफ़ी अंदाज़ा लगाते हैं कि जी टाइम मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस कितनी है। तो अगर पेरेंट्स टाइम मैनेजमेंट को इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं तो एक तो ये बेहतरीन तरीका है, बिकम ए मॉडल फॉर योर किड्स, कि उनके लिए जब आप टाइम को मैनेज प्रॉपरली कर रहे हैं, सही एस्टिमेट लगा रहे हैं, कोई मेस क्रिएट नहीं हो रहा, कोई अंडर एस्टिमेट किसी सिचुएशन को आप नहीं कर रहे हो, टाइम पर अपनी कमिटमेंट्स को पूरा कर रहे हो, तो ये एक सबसे बड़ी लर्निंग बच्चों के लिए है कि जब वो आप लोगों को पेरेंट्स को देखेंगे कि पेरेंट्स जो कमिट करते हैं उसी टाइम पर पहुंचते हैं और सही डेडलाइंस को मीट करते हैं, तो सबसे पहली जो टिप है वो तो यही है कि बच्चे को बेहतर करने के लिए और टाइम मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस उनके अंदर इन्हांस करने के लिए सबसे पहले पेरेंट्स को एज अ मॉडल प्रेजेंट करना होगा अपने आप को। अब कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, अपने स्केड्यूल को ज़रा प्रॉपरली एक दफ़ा रिव्यू कर लें पेरेंट्स और अपने टाइम को सही एस्टिमेट कर लें, एलोकेट कर लें कि कितना टाइम मेरे पास है और उसको मैं कैसे डिवाइड करूं। तो ये बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन एक एग्ज़ाम्पल सेट हो सकती है। सो नंबर 1 इज़ मॉडलिंग, कि आप बच्चों के सामने एज अ मॉडल टाइम मैनेजमेंट के एज अ स्ट्रेंथ यानी आप में एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, फिर जो सेकंड वन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप बच्चों को टाइम मैनेजमेंट सिखाने के लिए और उसकी इम्पोर्टेंस को इन्हांस करने के लिए टाइम मैनेजमेंट के टूल्स होते हैं कुछ, वो भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब वो क्या है, जैसे अलार्म है, जैसे स्मार्टफोन अब बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो उससे भी बच्चों को हेल्प लेनी आप सिखा सकते हैं कि कैसे अगर उनको सुबह टाइम पर स्कूल या कॉलेज जाने में डिफ़िकल्टीज़ का सामना है तो वो अपनी टूल्स को यूटिलाइज़ करते हुए कैसे अपनी टाइम मैनेजमेंट को बेहतर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं कि अलार्म के ज़रिए, स्मार्टफोन। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ पेरेंट्स को बतानी बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चों के बिहाफ पर ना करें, यानी बच्चों को सिखाने की बात हो रही है, बच्चों के बिहाफ पर करने की बात नहीं हो रही कि अलार्म आप लगाएं और उठाएं आप खुद बच्चों को कि जी अलार्म लगा हुआ है, अलार्म बज रहा है, अब आप उठ जाओ। यानी उनको सिखाना कि अलार्म आपको कैसे हेल्प कर सकता है अर्ली अवेकनिंग में, आपको स्मार्टफोन कैसे हेल्प कर सकता है, रिमाइंडर्स जैसे हम यूज़ करते हैं रिमाइंडर के ज़रिए, और बहुत सारी स्मार्टफोन में टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए आप अपने टाइम को बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं। प्लानर होते हैं आपके पास और सही यानी टाइम को सही डिवाइड करने के लिए बहुत सारी हेल्प अवेलेबल है अब हमारे पास। अच्छा, सो टाइम मैनेजमेंट टूल्स को यूटिलाइज़ करना सिखाना दूसरा काम है, करना नहीं, मैं बार बार कह रही हूँ, सिखाना उनको कि उनसे कैसे ये हेल्प ले सकते हैं। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि प्रायोरिटीज़ को सेट करना सिखाना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पहले भी हम प्रोग्राम में अभी डिस्कस कर रहे थे कि बच्चे प्रायोरिटी को सेट नहीं कर पाते, वो नहीं डिस्टिंग्विश कर पाते कि
इस वक्त उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है और मुझे ज़्यादा टाइम किस चीज़ को देना चाहिए। एक बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही होती है कि पेरेंट्स भी सम टाइम सही जो है वो एस्टिमेट नहीं कर पाते, सही प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाते बच्चों के हवाले से। अगर हम बात कर रहे हैं तो वो ज़्यादा टाइम स्टडीज़ को देना और कम टाइम बाकी एक्टिविटीज़ को देना आइडियली उनके लिए ये टाइम मैनेजमेंट होता है। लेकिन हम बात ये कर रहे हैं कि बच्चों को प्रायोरिटी सेट करना सिखाना कैसे, कि किस चीज़ की इम्पोर्टेंस कितनी है, कि अगर उनका स्टडीज़ का टाइम है तो उसके लिए कितना जो है वो उनको करना चाहिए, स्टडीज़ के लिए कितना टाइम देना चाहिए, उनको अपनी फ्रेंड्स को कितना टाइम देना चाहिए, उनको अपनी फैमिली को कितना टाइम देना चाहिए। तो प्रायोरिटीज़ को सेट करना भी बच्चों को सिखाना चाहिए। अच्छा, तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप बच्चों को जो सबसे मेरे ख्याल में बाकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेगी कि बच्चों को इनकरेज करें कि वो एक रूटीन को डेवलप करें। चूँकि बच्चा जब रूटीन को फॉलो करता है तो वो यानी एक किस्म की डायरेक्शंस को फॉलो कर रहा होता है। सो जब वो अपनी रूटीन को फॉलो करता है तो चांसेस ही कम निकलते हैं कि टाइम को वो गलत वे में यूटिलाइज़ कर रही हैं, टाइम को वो अंडर एस्टिमेट कर रही हैं, ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। सो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि बच्चों को ये बताना कि वो एक रूटीन सेट करें कि सोने का टाइम है, उठने का टाइम है, पढ़ने का टाइम है, खेलने का टाइम है, सोशलाइज करने का टाइम है, स्मार्टफोन यूज़ करने का टाइम है, सोशल मीडिया यूज़ करने का टाइम है। तो जब वो एक सेट रूटीन को फॉलो करेगा तो वो एक स्ट्रेस से बच जाएगा। और सेट रूटीन को जब बच्चा फॉलो करेगा तो फिर रूटीन को कॉन्सिक्वेंसेस से अटैच करना, और कॉन्सिक्वेंसेस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। सो एक हेल्प ये भी बच्चों की होगी कि आप रूटीन को उनको इनकरेज करें कि वो अपनी रूटीन को सेट करें। लास्ट चीज़ है कि नेगिंग को पेरेंट्स अवॉइड करें। नेगिंग को अगेन कह रही हूँ अवॉइड करें। कैसे कि अगर आप लेट्स सपोज बच्चों को सिखा रहे हैं कि अलार्म से आप जल्दी उठ जाएंगे तो यूज़ अलार्म। सो बच्चा अलार्म यूज़ कर रहा है तो बार बार पेरेंट्स भी रिमाइंड करवा रहे होते हैं, अच्छा अब इतना टाइम रह गया, अच्छा तुमने नाश्ता भी अभी करना है, अच्छा तुमने बैग पैक कर लिया, अच्छा अपनी कॉपीज़ रख ली, अच्छा तुमने फ़लान चीज़ देख ली। सो ये नहीं कर रहा, जिससे ये चीज़ एंजाइटी इंड्यूस करती है और बंदा नर्वस होना शुरू हो जाता है और उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस और उसकी इमोशनल ग्रोथ पे काफ़ी अफेक्ट पड़ता है। तो इस चीज़ को जो है, जिस तरह आपने पहला पॉइंट बताया कि इम्पोज नहीं करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। अगर आप इम्पोज करेंगे तो उसकी ग्रोथ जो है वो जो है रुक सकती है। अच्छा, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें आती है कि बच्चे को ये इम्प्रेशन जाता है कि ये फिर कोई मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो मुझे टाइम पर उठाएं, टाइम पर मुझे तैयार करें, टाइम पर मुझे भेजें। सो चूँकि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके अंदर इंड्यूस करनी है और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन उनको बनाना है, तो ये फिर उनका ही कोई काम रहे। हाँ, आप उनको ये ज़रूर कह सकते हैं कि अच्छा ये इस तरह से आप हेल्प कर सकते हो और उनको और ज़्यादा हेल्प कर सकते हो अगर वो नहीं कर रहे, लेकिन उनके बिहाफ पर आपने रिमाइंडर भी लगा दी और ख़ुद भी रिमाइंडर की तरह उनको बार बार याद करवा रहे हैं, तो ये फिर रॉन्ग वे में बच्चों को इससे हेल्प नहीं होती है। सो ये 4-5 चीज़ें अगर पेरेंट्स करना शुरू कर दें तो बच्चों में टाइम मैनेजमेंट हम उनको सिखा सकते हैं, और अगर किसी में एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही है तो उसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। चलें, यहाँ हमारा टाइम ख़त्म होता है और हम इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू मिस शुमाइला फॉर योर एक्सपर्ट ओपिनियन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी प्रोग्राम टीनेज एग्जेक्टिव स्किल्स के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बस मैं टाइम मैनेजमेंट कहने लगा था। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हम क्या डिस्कस करेंगे, कौन सा रह गया है? बस कोई सा भी बता दें। इसको मैं जल्दी देती हूँ, चाह रही हूँ। बस आपको शायद ज़्यादा वो टाइम ना मिला हो ये वो पढ़ने का। बिल्कुल भी, आज तो सुबह मैंने जो एक दफ़ा घर में देखा है इसको वही बस रहा है, यहाँ पर तो आप नहीं हो।